हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमने हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस थी उनके अंदर हमने हमारा स्टैट का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रिग्रेशन की कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो टॉपिक है रिग्रेशन का ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे और ये जो चैप्टर है ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर क्लियर हो जाओगे अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। तो गाइज, हम अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, रिग्रेशन। तो गाइस, हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने रिग्रेशन के अंदर क्या किया है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी थ्योरी रीड कर लेते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स थे रिग्रेशन को लेके वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और थ्योरी को करके आपके जो स्टैट के अंदर भी अगर कुछ डाउट रहते हैं तो आपका वो वाला पोर्शन जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रतीपगमन तथा सहसंबंध दो सांख्यिकी यंत्र है, यानी कि हम उनको क्या करते हैं, सांख्यिकी यानी कि काउंटेबल, ठीक है, जो चरों में संबंध की मात्राओं को दर्शाते हैं। कि हमारे जो चर हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनके अंदर संबंध यानी कि रिलेशन को दर्शाती हैं। जबकि सहसंबंध विश्लेषण दो या दो से अधिक तथ्यों में समीपता का प्रशिक्षण करता है। ठीक है, सहसंबंध विश्लेषण यानी कि जो हमारा कोरिलेशन है वो हमारे क्या करते हैं कि हमारे जो दो तथ्य हैं या दो से अधिक तथ्य हैं यानी कि एक्स वाई या जो भी तथ्य जो होते हैं वो कितने करीब है, ठीक है, कितने मतलब उनके अंदर समीपता है, उनको जांचता है, जिससे तथ्य सह परिवर्तित होती हैं। प्रतीपगमन संबंध की मात्रा व प्रकृति को मापता है। प्रतीपगमन क्या करता है, संबंधों की मात्रा यानी कि कितना उनके अंदर कितनी है समीपता, ठीक है, और प्रकृति को मापता है। इससे हमें भविष्यवाणियां करने में भी सहायता प्रदान करता है। ये जो है प्रतीपगमन वो क्या है, जैसे कि आज हमारा चीनी का रेट क्या है या जो भी है चावल का रेट क्या है, उससे हम आगे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे इन फ्यूचर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो वास्तव में हम प्रतीपगमन में एक्स तथा वाई चरों में कार्यकरण संबंध का अध्ययन करते हैं, यानी कि वो कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कितना हम कार्य मतलब हम अनुमान लगाते हैं इसके अंदर। यहाँ एक्स तथा वाई चरों में एक को आश्रित चर मान लिया जाता है तथा दूसरे को स्वतंत्र चर मान लिया जाता है। यानी कि अब जैसे हम क्या कर लेते हैं, एक जो चर होता है वो हमारा क्या होता है, आश्रित चर होता है, और एक स्वतंत्र चर होता है। यानी कि एक क्या होता है हमारा डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब जैसे हम देख लेते हैं कि हमारी जो छुट्टियां होती है, ठीक है, उसका हमारी कंटिन्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे के एक चर हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और एक हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। दो चरों में संबंध के आधार पर स्वतंत्र चर के दिए मूल्यों की सहायता से हम आश्रित चर के अधिक संभव मूल्यों की गणना करते हैं। ये आपको आगे आगे क्लियर होगा कि हमारा स्वतंत्र चर का और हमारा आश्रित चर का क्या आगे रिलेशन है। ठीक है, प्रतीपगमन धारणा का शब्द कोशार्थ है वापस लौटना या पीछे की ओर हटना। प्रतीपगमन एक सांख्यिकी यंत्र है जिसकी सहायता से एक चर के अज्ञात मूल्यों की गणना किसी दूसरे चर के ज्ञात मूल्यों से हम कर सकते हैं। दो दिए गए चरों में से एक चर को स्वतंत्र चर मान लिया जाता है और दूसरे को हम आश्रित चर मान लेते हैं। जैसे कि हमारा जो प्राइस है उसका मांग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मांग का हमारे प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, मांग बढ़ जाएगी तो हमारे प्राइस कम हो जाएंगे, और अगर हमारी मांग कम हो जाएगी तो हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जो डिपेंडेंट है वो कौन सा हो गया, प्राइस हो गया, और मांग क्या होगी, हमारी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो जो मांग है वो हमारी इंडिपेंडेंट है। वो कैसे इंडिपेंडेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रही हूँ। मेरा मोटिव यही है कि आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारी जो डिमांड है, देखिए, अगर हम किसी चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, अगर मान लो हमने आलू की डिमांड को बढ़ा दिया है, ठीक है, तो हमारे आलू की जो रेट है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पीछे से स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक को कम होने के कारण हमारे जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर हमने आलू की डिमांड को कम कर दिया है, ठीक है, अगर हमने आलू, अब देखो नवरात्रों के टाइम पे क्या होता है कि हमारे प्याज की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है। प्याज की डिमांड कम होने के कारण हमारे नवरात्रों के अंदर क्या होता है, हमारे जो प्याज के प्राइस है वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि प्याज का जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, फिर वो खराब हो जाएंगे। अगर वो प्राइस कम नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। अगर उन्होंने प्राइस कम कर दी तो लोग सोचेंगे कि हम स्टॉक करके रख लेते हैं, इन फ्यूचर आगे हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो यही रिलेशन है कि एक चर क्या होता है,
डिपेंडेंट होता है और एक चर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हमारी जो मांग होती है वो स्पेसिफिकली वो हमारी क्या होती है, हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, और जो हमारा प्राइस होता है वो हमारी मांग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। वो हमारे ऊपर हमारी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी डिमांड किसी चीज को लेके जाता है तो हमारे प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी डिमांड कम है तो हमारे प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशन था इसके अंदर, प्रतिगमन का यही मेन मोटिव है। ठीक है, और अगर हमारी जो डिमांड है वो अगर किसी चीज को लेके बढ़ गई है तो हम भविष्यवाणी के अंदर भी आइडिया लगा सकते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो सप्लाई है हम उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। अगर हमारी डिमांड किसी चीज को लेके कम है तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे। अगर हमारी डिमांड किसी चीज को लेके ज्यादा है तो हम अपनी सप्लाई इन फ्यूचर के लिए हम ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये हम इससे हमें क्या करना होता है, भविष्यवाणी के अंदर भी हमारे जो चेंजेस है वो हम आइडिया लगा के कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे डेफिनेशन, हमने इसके अंदर जो डेफिनेशन करनी है वो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैरिस मियर्स ब्लेयर की जो है डेफिनेशन वो बहुत इजी है, वो बिल्कुल क्लियर कर रही है मीनिंग, और वो है भी इतनी छोटी सी कि आप अच्छे से माइंड में ले लोगे, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एज इट इज लिखनी होती है। अगर आपने डेफिनेशन के अंदर कुछ भी एक वर्ड को इधर से उधर कर दिया है तो वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन को बिल्कुल एज इट इज लिखना होता है। मैरिस मियर्स ब्लेयर के अनुसार हम क्या देखते हैं, सम अंकों की मूल इकाइयों, यानी कि जो डाटा है हमारा के रूप में दो या दो से अधिक चरों के औसत संबंध के माप को प्रतिगमन कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक चर जो भी हम उनके अंदर जो भी हम रिलेशन निकालते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। आगे प्रतिगमन के प्रकार, प्रतिगमन की कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। ठीक है, अनुपातों के परिवर्तन, चरों की संख्या। अनुपातों के परिवर्तन का आधार क्या है, रेखीय प्रतिगमन, वक्र रेखीय प्रतिगमन। इसको भी आगे 2 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। रेखीय प्रतिगमन कब होता है, जब एक सीधी रेखा जाती है। ठीक है, सीधी रेखा जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर अरेखीय क्या होता है, जब कोई कर्व का रूप लेती है वो। ठीक है, अरेखीय यानी कि कोई भी एक सीधी रेखा नहीं बन रही है, अरेखीय बन रहा है वो। ठीक है, तो वो अरेखीय होता है। अब रेखीय प्रतिगमन क्या होता है, जब एक चर दूसरे चर के साथ कुछ स्थिर अनुपात में परिवर्तित होता है, यानी कि एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ रही है, एक की डिमांड घट रही है तो दूसरे की भी घट रही है। ठीक है, तब तो हमारा क्या होगा, वो रेखीय प्रतिगमन कहलाता है। और अरेखीय के अंदर क्या होता है, यानी कि नॉन लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, जब एक चर दूसरे चर के साथ परिवर्तनशील अनुपातों में परिवर्तित होता है, यानी कि एक चर की डिमांड बढ़ रही है और दूसरे की घट रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अरेखीय प्रतिगमन हो जाएगा। और इसको जो ग्राफ पेपर पे एक्सप्लेनेशन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर रेखीय प्रतिगमन है तो वो हम सीधा रेखा के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं, यानी कि व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अरेखीय के अंदर हमें कुछ समझ नहीं आता, अरेखीय ऐसे कर्व के रूप में लेता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम। आगे चरों की संख्या का आधार, यानी कि हमारे जो प्रतिगमन का प्रकार है उसके सेकंड पॉइंट। ठीक है, चरों की संख्या का आधार, इस आधार पर प्रतिगमन निम्न प्रकार के हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, आंशिक भी और बहुमुखी भी। साधारण क्या होता है, जब केवल 2 चरों में फलनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि जब फंक्शन के रूप में जब केवल 2 ही चरों में संबंध पाया जाता है, इससे क्या कहते हैं, साधारण प्रतिगमन कहते हैं। जैसे कि हमने राइस की खेती करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारे चर होते हैं, हमारे मतलब जो फंक्शन होता है, जैसे कि सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, इरिगेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सभी का ये सभी डिपेंडेंट होते हैं हमारे राइस की खेती के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल जब 2 चरों यानी कि सीड्स और फर्टिलाइजर या कोई भी 2 चर हैं, जब उससे रिलेटेड जब उनका अध्ययन किया जाता है तो वो क्या होता है, हमारा साधारण प्रतिगमन। ठीक है, आंशिक प्रतिगमन के जब 2 से अधिक चरों में फलनात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है, परंतु एक समय पर केवल 2 चरों में संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो यह आंशिक प्रतिगमन कहलाता है। और इसमें अन्य चरों को स्थिर मान लिया जाता है, यानी कि केवल एक समय पे 2 ही चर यानी कि डिमांड और कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, उसका जब अध्ययन किया जाता है और बाकी जो है उनको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा आंशिक होता है, आंशिक प्रतिगमन होता है। आगे बहुमुखी प्रतिगमन, जब 3 चरों का अध्ययन किया जाता है और उनके संबंधों का एक साथ परिणाम निकाला जाता है, यानी कि जब मान लो हमने सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हमने 3 चीजों का अध्ययन कर लिया और उसका जो संबंध है उसका एक ही साथ हमने परिणाम निकाल लिया,
क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, हमने दो से अधिक चरों का संबंध लिया था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, अधिक जो चर थे उनको हमने कांस्टेंट भी मान लिया था। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमने रिजल्ट भी साथ के साथ निकालना है, तो उससे क्या कहेंगे हम, बहुमुखी प्रतिगमन कहेंगे। जैसे कि गन्ने की उपज पर वर्षा सिंचाई के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बहुमुखी प्रतिगमन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर मान लो हमने गन्ने की उपज कर दी है तो उसके ऊपर वर्षा का, सिंचाई का या जो भी है हमारे पड़ने वाले प्रभाव, उनका अध्ययन करना हमारे क्या हो जाएगा, बहुमुखी प्रतिगमन हो जाएगा। आगे रेखीय प्रतिगमन। रेखीय प्रतिगमन क्या होता है, उपरोक्त कथन के अनुसार रेखीय प्रतिगमन की अवस्था में x व y दो चरों में रेखीय संबंध होता है, यानी कि हम रेखा के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रकट करते हैं। प्रतिगमन रेखाओं की सहायता से स्वतंत्र चर x के दिए गए मूल्यों के द्वारा आश्रित चर y के समवर्ती मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि हमें x की वैल्यू, हम मैथमेटिक्स के अंदर भी हम करते हैं कि हमें x की वैल्यू दी होती है तो हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जो आश्रित मूल्य यानी कि जो डिपेंडेंट मूल्य है, जो y है, डिपेंडेंट चर है जो, उसके हम आइडिया से हम क्या निकालते हैं, हम मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। जो कि सरल रेखाएं होती है, ये प्रतिगमन रेखाएं दो समीकरणों पर आधारित होती है जिन्हें दो प्रतिगमन समीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे इसके हैं प्रतिगमन रेखाएं कौन कौन से हैं, ठीक है। जब एक रेखा जो दो चरों में औसत संबंध प्रकट करती है तो उसे प्रतिगमन रेखा कहते हैं। यह दो चरों मानो x तथा y में फलनात्मक संबंध को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब एक रेखा को हम दो चरों में संबंध के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी प्रतिगमन रेखाएं होती है। इसे अनुमान लगाने वाला जो समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वतंत्र चर के दिए गए मूल्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, आश्रित चर के मूल्यों का अनुमान लगाते हैं। सेम यहाँ भी वही बात रिपीट हो रही है, x तथा y दो चरों की अवस्था में प्रतिगमन रेखाएं होती हैं। एक प्रतिगमन रेखा x पर y का प्रतिगमन तथा दूसरी रेखा y पर x का प्रतिगमन होता है। y पर प्रतिगमन रेखा x का रूप तब बनता है जब y के मूल्यों से x, इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक बार हमने क्या ले लिया, x को हमने क्या ले लिया, डिपेंडेंट ले लिया, और एक बार हमने y को डिपेंडेंट ले लिया, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, y पर प्रतिगमन रेखा x का रूप तब बनता है जब y के मूल्यों से हम, अब y पर x का प्रतिगमन जो हम आगे करते हैं ना, y पर x का, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो y है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और हमारा x क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम y के मूल्यों से हम क्या करते हैं, x के मूल्यों का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। अब जब x पर प्रतिगमन होगा y का, तो हमारा क्या होता है, x क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम x के मूल्यों से हम क्या निकालते हैं, y के मूल्यों का अनुमान लगाते हैं। सेम ही आगे है x पर y का प्रतिगमन या y पर x का प्रतिगमन, ठीक है। यही दिया हुआ है हमें, एक बार आप रीड करके देखना, बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने आपको तब भी करवाया था जब हमने स्टैट का पोर्शन किया था। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं, जो भी है, जो मेन जो था वो मैंने आपको करवा दिया। यहाँ तक ही मेन था हमारा। जो आगे का प्रतिगमन है ये भी हमारा मेन है, लेकिन आपने जैसे जैसे क्वेश्चन किए उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा स्टैट का पोर्शन ही इंक्लूड होता है, तो वो हमने बिल्कुल अच्छे से हमारा क्लियर कर लिया है। बाकी इसकी जो थ्योरी थी वो वहीं तक थी, और जो आगे का जो पोर्शन है वो x पर y का प्रतिगमन और y पर x का प्रतिगमन, x पर y का और y का x पर जो प्रतिगमन है वो आपने जो स्टैट का पोर्शन किया था उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज हमारा जो रिग्रेशन का टॉपिक है वो फाइनली आज बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज। जल्द ही मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।